हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी मटेरियल का रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। किसका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और किसका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। फिर हम लोग इसमें कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ एलॉयज के बारे में भी बात करेंगे, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बीच में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने बुक फॉलो करा होगा कभी तो देखा होगा कि पहले वो रजिस्टिविटी के बारे में बताता है। किसी भी बुक को आप फॉलो करो और देखो, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है एंड आफ्टर दैट रजिस्टेंस का बताता है। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि पहले रजिस्टिविटी का ही क्यों बताया जाता है, फिर रजिस्टेंस कैसे आता है वहाँ से। ओके, तो बड़ा मज़ा आने वाला है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। वेयर आप ये समझना, पहले ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक है नहीं। जो रजिस्टिविटी का वैल्यू होता है वो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। जहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है बच्चों, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पता होगा ये सारी बातें। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और टाउ क्या है, व्हाट इज टाउ। टाउ को हम लोग कहते हैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते रहते हैं और आयंस के साथ कोलाइड करते हैं तो एवरेज टाइम होता है, यानी इसे हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी कहते हैं। इसे हम ले लेते हैं एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। बट यहाँ पर आप नोटिस करो, एक बात नोटिस करोगे कि अगर हम रजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ लिखते हैं तो इतना बात तो आराम से कह सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कह सकते हैं हम लोग कि जो किसी भी मटेरियल का रजिस्टिविटी होगा वो रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये नीचे दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है, इट मीन्स दैट रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम। सही है क्या। एंड एक और बात कह सकते हैं हम लोग, एंड रो इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। टाउ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों बातों से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्या। सोचो यहाँ से, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ दैट इज एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराने का जो समय है वो। अब यहाँ से देखो, हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल को कितने पार्ट में बांटा गया। अगर हम यहाँ पर नंबर दें तो सबसे पहले तो बात करेंगे मेटल, भाई मेटल होता है। फिर क्या होता है, मेटल दैट मीन्स ये एलॉयज होते हैं और ये दोनों के दोनों कंडक्टर के अंदर काउंट हो जाते हैं, कंडक्टर। साथ में आपका एक सेमी कंडक्टर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का तो बात ही छोड़ दो, इंसुलेटर में तो इनफाइनाइटली रेजिस्टेंस होते हैं जिससे करंट फ्लो होता ही नहीं है। हम लोग बात करेंगे रजिस्टिविटी पर, जिसका यूनिट होता है ओम मीटर, है ना। तो इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे,
मेटल पर कि मेटल का रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, एलवेज पर बात करेंगे, सेमीकंडक्टर पर बात करेंगे। तो चलो बारी बारी से टैकल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मेटल। देखो बच्चों, मेटल के बारे में बात करो, दैट इज कंडक्टर के बारे में बात करो। समझो कंडक्टर, ओके। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। मैं टेम्परेचर इंक्रीज को ऐसे दे देता हूँ। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी इंक्रीज करेंगे क्या, ये भी इंक्रीज करेंगे क्या। कैसे सर। देखो एन है क्या, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एटम्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा वो। और हो सकता है कि हीट एनर्जी गेन करके और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने, और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने, एनर्जी मिलेगा, अपने एटम से बाहर आएंगे, अपने वैलेंस सेल से बाहर आएंगे, और सेल से बाहर आने के बाद वो फ्री होंगे, राइट। तो एन इंक्रीज होता है। अब हमने पढ़ा कि रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर एन इंक्रीज होगा तो ये रजिस्टिविटी को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, रजिस्टिविटी को यहाँ से डिक्रीज करना चाहेगा। सही है क्या, ओके। अब ऑन द अदर हैंड आप एक चीज़ और देखो कि किसी और चीज़ पे भी फर्क पड़ रहा होगा टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टाउ के बारे में क्या ख्याल है, टाउ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो टाउ क्या है, टाउ है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो भाई आप जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे, जितना ज़्यादा उसे गर्म करोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत ही रैपिडली मूव करेंगे, उनका मोशन, उनकी स्पीड बढ़ने लगेगा, और स्पीड बढ़ने से वो जल्दी जल्दी ऐसे कोलिजन करेंगे क्या, और जल्दी जल्दी कोलाइड होने के कारण टाउ डिक्रीज होगा, टाइम जो है कम लगेगा। सही है क्या। अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी कोलाइड करता है तो उसमें समय कम लगेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाउ डिक्रीज करेगा। अगेन रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर टाउ डिक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा कि रजिस्टिविटी इंक्रीज करे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये चाहेगा रजिस्टिविटी इंक्रीज करे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन जो है वो चाहता है रजिस्टिविटी डिक्रीज करे, और टाउ जो है वो चाहता है रजिस्टिविटी इंक्रीज करे। क्या होगा फाइनली, इंक्रीज या डिक्रीज, कौन जीतेगा दोनों में। तो देखो यहाँ पर एक बात समझो, अगर तुम एक कंडक्टर की बात करते हो, एक मेटल की बात करते हो, तो कंडक्टर में क्या खास बात होती है, कंडक्टर में खास बात ये होती है कि उसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप चीज़ों के बारे में बात करें तो लगभग 10 के पावर 28 से लेकर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फ्री होते हैं इनमें, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हो, स्मॉल रेंज में मानकर चलो कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाते भी हो, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ज़्यादा फ्री नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट डोमिनेट कर जाएगा, टाउ वाला पार्ट जो है डोमिनेट करेगा, एन वाला पार्ट डोमिनेट नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या। टाउ जीत जाएगा क्योंकि उसकी टाइम तो घट रही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कंडक्टर में, मेटल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री है। तो इसका मतलब फाइनली हम लोग इस स्टेज पर पहुंचते हैं, फाइनली इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर
रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टर है उसका जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। बात समझ में आया? देखो, n चाहता है वो डिक्रीज कर जाए, टाउ चाहता है इंक्रीज कर जाए। जीत कौन गया? टाउ जीत गया। एवरेज टाइम काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुका है और इसलिए रजिस्टिविटी फाइनली इंक्रीज कर गया। समझ आया क्या? एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। कंडक्टर के बारे में बोला गया है क्या कि अगर आप ऐसे ले लो, इधर आप ले लो रजिस्टिविटी, और आप रजिस्टेंस भी कह सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे रजिस्टिविटी से रजिस्टेंस आया। और इधर आप ले लो टेम्परेचर केल्विन में, तो उन्होंने दे रखा है यहाँ पर। आप यहाँ पर मान लो 0, यहाँ पर आप मान लो 50, 100, 150, ऐसे 200 केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन। तो क्या होगा, उन्होंने ऐसे ग्राफ बना रखे हैं। फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है ऐसे, या ये ध्यान देने वाली बात है, 150 से ही स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। उन्होंने अच्छे से समझाया कि अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से छोटा होता है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से छोटा होता है तो ग्राफ कर्व लाइन होगा, और 0 डिग्री से बाहर जाता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। डिस्कस करेंगे इस बात पर, और ये भी बात पर डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ, जो फॉर्मूला होता है ρT = ρ0 × 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, वो कहाँ वैलिड है और कहाँ पर वैलिड नहीं है, कहाँ पर फेल कर जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल ग्राफ ऐसे होता है और कुछ देर के बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पार करने के बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और उसके नीचे क्या है, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, केल्विन की नहीं। केल्विन तो 273 के नीचे ही 0 डिग्री के नीचे चला आता है, ठीक है क्या? तो ऐसा होता है। और ये किसके लिए है बच्चों? ये है भाई कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए है, बेसिकली मेटल्स के लिए है, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमने क्या सीखा? टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। चलो सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के बारे में तो क्या होगा? देखो, फिर से वही कहानी। आप एक काम करो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो ये रजिस्टिविटी को डिक्रीज कराना चाहेगा। रजिस्टिविटी को क्या कराना चाहेगा? डिक्रीज। फिर साइड में भी एग्जैक्ट वैसे ही कहानी आएगा। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द टाउ डिक्रीजेज, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा तो ये चाहेगा कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है? लेकिन इस बार क्या होगा, कौन जीतेगा, एन और टाउ? तो देखो, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री नहीं होते। और हम लोग जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्री होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली पार्टी जीत जाती है इस बार। टाउ के मुकाबले टाइम, देखो टाइम डिक्रीज होता है, एन भी इंक्रीज होता है, बट इस बार एन वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेंट निकला, ये डोमिनेटिंग पार्ट हुआ, ये जीत गया इस बार। और ऐसा जीतने से फाइनली हमें क्या पता चलता है? फाइनली रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर राइज होने से सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। एनसीईआरटी में इसको इस तरह से ग्राफ बनाया गया है, आप समझना कि ऐसे आप ले लो एक
वाई एक्सिस, एक ले लो आप एक्स एक्सिस, इस पर आप टेम्परेचर रख लो, फिर से वही केल्विन में रखना, यहाँ पर आप रजिस्टिविटी कह लो और रेजिस्टेंस कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने इस प्रकार से डिक्रीज करा इसे, ओके 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 ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ है, किसके लिए है? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है क्या। तो कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी है इंक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। ठीक इसी प्रकार से एलवाइज के बारे में भी बोला गया है, एलवाइज के बारे में भी बोला गया है। और लिखा क्या गया, इसमें एक खास बात होती है कि इट इज नियरली independent to temperature, independent of temperature। दैट मीन्स होता क्या है, क्या इनकी रजिस्टिविटी बढ़ती है या घटती है? तो इसका रजिस्टिविटी बढ़ता है लेकिन बहुत कम, उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला इंडिपेंडेंट, मैंने बोला नियरली, लगभग, मतलब बहुत कम चेंज आता है, बहुत कम चेंज। उनको इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है ग्राफ में। सर आप एनसीईआरटी के ग्राफ बताए जा रहे हैं ग्राफ तो सब में सेम होता है। आप इधर टेम्परेचर मान लो, इधर आप मान लो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और इस हिसाब से ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे मान लो, स्ट्रेट लाइन है ये, थोड़ा सा बहुत कम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत कम चेंज होता है। और यही खास कारण है कि बच्चों एलवाइज, जैसे एलवाइज के अंदर क्या आ गया, एलवाइज के अंदर आप चाहो तो नाइक्रोम ले लो, मैंगनीन ले लो, कॉन्स्टेंटन ले लो, ये सब जो हो गए इनके रजिस्टिविटी बहुत कम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और इसीलिए इन सब का इस्तेमाल, इन सब का जो यूज है एलवाइज का, स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में यूज किया जाता है। एलवाइज आर यूज्ड to make standard register, standard wire bound register। ठीक है, बट हम लोग बात करेंगे जब कलर कोडिंग की बात करेंगे, कार्बन रजिस्टर की बात करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि ये एलवाइज भी फेल कर जाते हैं कई जगहों पर, ओके। बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि भाई एलवाइज है, इनके जो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो जब ये हीट होते हैं तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता, और इसी वजह से इनका इस्तेमाल स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है क्या? बिकॉज सेमीकंडक्टर का तो घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर का जो मेटल्स हैं उनका तो बढ़ जाता है, तो एक एलवाइज बचे, है ना। और इनका नहीं बढ़ता, ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत कम चेंज होता है, इस वजह से इनका इस्तेमाल कर दिया गया स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में। ठीक है क्या? फॉर्मूला की तरफ बढ़ें। देखो फॉर्मूला जो बताया गया कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इस प्रकार से चेंज होता है, रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी। आपका तो मन नहीं लगेगा ना बिना प्रूफ किए तो प्रूफ भी कर देंगे इस फॉर्मूले को। अंडर द कंडीशन प्रूफ किए जाते हैं, कुछ इनके कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उनमें प्रूव किया जाता है, तो प्रूव कर देंगे। बट अभी फ़िलहाल समझो, आर टी इज इक्वल टू रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वेयर रो टी क्या है सर?
ये है रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर टी पर। रो नोट क्या है? इनिशियल रजिस्टिविटी कह सकते हो आप, इनिशियल रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इनिशियल रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। और आप डेल्टा टी को क्या कहोगे? डेल्टा टी बेसिकली टी माइनस टी नोट है, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है बाबू? ये है चेंज इन टेम्परेचर। समझ आया क्या? चेंज इन टेम्परेचर है ये। चलो ठीक है, प्रूव करते हैं इसे और उसके बाद आगे बात करेंगे। आ जाओ प्रूफ पर। देखो, किसी भी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी बताया गया, बट प्रूफ से पहले एक बात बता लूँ, थोड़ा सा एक बात बता दूँ। याद रखें कि कंडक्टर के लिए क्या होता है, क्योंकि सिंस हमें पता है कि कंडक्टर का रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है, तो ऐसा बताया गया कि कंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा होगा ये पॉजिटिव होगा। कंडक्टर के लिए अल्फ़ा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फ़ा क्या होगा? सेमी कंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव सर? आप समझो यहाँ से अच्छे से। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने पीछे क्या देखा, यहाँ पर समझो आप, पीछे क्या देखा? रजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो डिक्रीज कैसे होगा? इस फॉर्मूले में रख के देखो। अगर ये अल्फ़ा नेगेटिव हो जाए, अल्फ़ा नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, और अगर अल्फ़ा पॉजिटिव रह जाए तो कंडक्टर का रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर का अल्फ़ा नेगेटिव ले लिया गया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है, आप याद रखना, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, ये यूनिट होता है पहला तो पर केल्विन, ठीक है। यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो पर केल्विन, और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ से कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव, एंड यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो पर केल्विन, और ऐसे यूनिट की बात करें तो पर डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, आते हैं प्रूफ पर। देखो, ऐसा बताया गया कि किसी भी मटेरियल का रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ जो चेंज होगा उसका स्मॉल चेंज, दैट इज डी रो अपॉन डी टी, चेंज ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू रो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अल्फ़ा इंटू रो। अल्फ़ा क्या है? वही टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब जब इसको आप इधर से इधर करोगे तो क्या मिलेगा? डी रो इज इक्वल टू अल्फ़ा रो इंटू डी टी। अब आप रो को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा? इधर से डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी टी। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि हमें इस चीज़ से बाहर आने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? तो इसे ले लो आप, इनिशियल रजिस्टिविटी से लेकर फाइनल रजिस्टिविटी, दैट इज रो टी, रो नोट से रो टी तक। और इसका टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो होगा टी नोट से लेकर टी तक। इनिशियल टेम्परेचर टी नोट और फाइनल टेम्परेचर टी। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आप यहाँ पर समझना, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन याद होगा ना, 1/x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ln x होता है। ln x दैट मीन्स log x, log x होता है, log x।
तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो अपने को मिलेगा ln रो, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा रो नोट से रो टी, दैट मीन्स इनिशियल रजिस्टिविटी से फाइनल रजिस्टिविटी। और यहाँ पर अगर इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा को कांस्टेंट मानते हो, इफ़ अल्फ़ा इज कांस्टेंट, इफ़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमेशा अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होता। ये भी एक बहुत, मैंने बताया ना, कुछ कंडीशन के अंदर वो प्रूव किए जाते हैं। इस वजह से अगर आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे तो उसमें प्रूव नहीं दिया है, बिकॉज अंडर कंडीशन वो प्रूव किए गए हैं। तो इफ़ अल्फ़ा इज कांस्टेंट, अगर हम अल्फ़ा को कांस्टेंट मानते हैं तब, इफ़ अल्फ़ा इज कांस्टेंट, ये अल्फ़ा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, dt, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ t, जिसका रेंज है t नोट से लेकर t तक। ध्यान से समझना, अल्फ़ा कांस्टेंट है इस वजह से ऐसा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अल्फ़ा कांस्टेंट हो। तो सर हमेशा अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो अगर अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं रहा तो यहाँ से चलो, बेसिक से चलो, डोंट वरी, आता नहीं है ऐसा, बट आप बेसिक से चलो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर वैल्यू रखो, क्या मिलेगा आपको, ln रो टी माइनस ln रो नोट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नोट, ठीक है क्या। इस चीज़ को देखना ध्यान से, आगे वाले पेज पर चलते हैं हम लोग। इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हो ln रो टी अपॉन रो नोट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, टी माइनस टी नोट को हमने क्या लिख दिया, टी माइनस टी नोट को लिख दिया डेल्टा टी, और इसे क्या लगाया, ये जो वैल्यू है इसे मैंने लिखा ln रो टी अपॉन रो नोट। दैट मीन्स कैसे लिखा ये, अभी हम इस पे आपको बात करते हैं। देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कलर चेंज करके लिखता हूँ आपको तो समझ आ जाएगा शायद। सर कलर चेंज करने से किसको समझ आता है, मतलब वो अलग रहेगा। ln a माइनस ln b का जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है ln a अपॉन बी। सुना होगा ना, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन बी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, क्लियर है क्या। चलो भाई देखो, अब जिस दिन ये इधर से ln इधर जाएगा, इधर से ln इधर जाएगा, क्या बनेगा, रो टी अपॉन रो नोट इज इक्वल टू ई के पावर अल्फ़ा डेल्टा टी। देखो इम्प्लाइज दैट रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा डेल्टा टी। ये है रिलेशन, ये है रिलेशन। कंडक्टर के लिए ये अल्फ़ा पॉजिटिव रहेगा, सेमी कंडक्टर के लिए ये अल्फ़ा नेगेटिव रहेगा, बट रियल रिलेशन ये है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। फिर सर हमें तो ऐसा दिख रहा है, हमें तो ऐसा दिख रहा है, देखो कैसे आता है, आ जाएगा वैसा। अब यहाँ पर एक काम करो, लिख लो फॉर वेरी स्मॉल अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू तो बहुत छोटा होता है। अल्फ़ा का वैल्यू 10 के पावर -3 -4 -6 ऐसे रहता है ना, अल्फ़ा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अल्फ़ा बहुत छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपांसन लगा देते हैं। तो वहाँ पर जो ई के पावर अल्फ़ा डेल्टा टी आपको दिख रहा है, उसका वैल्यू लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है क्या। कैसे आप याद रखें इस चीज़ को, फिर से मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। ओके, इस चीज़ को याद रखें आप, ई के पावर x का जो वैल्यू होता है वो 1 प्लस एक्स होता है। कब, जब x बहुत छोटा हो तब। तो उस हिसाब से ई के पावर अल्फ़ा डेल्टा टी कितना बन चुका है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और जब इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर लोगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो फाइनली ये वैल्यू बन जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्या होता है, इस चीज़ को लाने के लिए लोग दिमाग लगा देते हैं। कई टीचर इसे दूसरे तरीके से भी पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, वो सही है, मे भी वो सही है, बट ये ज़्यादा करेक्ट है, ये ज़्यादा करेक्ट है। देख रहे हो,
और इन सब कंडीशनों के अंदर इसे प्रूव किया गया है, अंडर द कंडीशन ये प्रूव हुआ है। इस वजह से एनसीईआरटी में इसका प्रूव नहीं दिया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया कि हाँ भाई इतना होता है आप लिख लो। और ये भी लिखा गया है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। ठीक है क्या? पहली बात तो अगर अल्फ़ा वेरिएबल निकला तो ही ये फॉलो नहीं कर पाएगा, यहीं से आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। यहाँ तक बढ़ेंगे, यहाँ तक बढ़ेंगे, यहाँ तक बढ़ेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, फिर इसके आगे नहीं आ पाएंगे, बिकॉज अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ही बाहर आया है। तो इन सब कंडीशन को लिया गया है, फिर इसे अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे भी इंटरेस्ट है। तो हमें एक चीज़ मिल गया भाई, हमें क्या मिला, रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब सोचो यहाँ से आर टी डायरेक्ट लिख दूँ क्या, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। देखना इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कहानी है, समझना अच्छे से समझना। देखो क्या कहानी है कि जैसे मान लो अगर आपके पास एक कोई कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है, और जब इसे आप टेम्परेचर दे रहे हो, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स हीट एनर्जी दे रहे हो, तो हीट एनर्जी देने से इसका लेंथ चेंज करेगा या नहीं, चेंज करेगा ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा या नहीं, ये भी चेंज करेगा। तो फाइनली जो रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एरिया। लेंथ भी चेंज करा, एरिया भी चेंज करा, तो फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस में आप लेंथ को फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ बराबर कैसे मान सकते हो, नहीं मान सकते ना। फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया बराबर कैसे मान सकते हो, नहीं मान सकते ना। बट इसमें लिखा गया है क्या कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा चेंज ना करें, बहुत ज़्यादा चेंज ना करें, तो उस समय एल तो चेंज करेगा लेकिन एल बहुत कम चेंज करेगा, थर्मल एक्सपेंशन इसका बहुत कम होगा और एरिया भी बहुत कम चेंज करेगा। तो इस हिसाब से एल अपॉन ए को कांस्टेंट माना गया है बच्चों। बोला गया कि ये कैसा चेंज करेगा, हम आपको पूरी कहानी खोल कर रख दिए टेम्परेचर डिपेंडेंस का, आप समझिए, हम आपके लिए पूरी कहानी खोल कर रख दिए है ना, कोशिश किए मतलब ऐसा तो इसको एक कांस्टेंट माना गया है। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा चेंज ना करें तो उस समय हम यहाँ पर रो टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो हम रो टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू आर टी ए अपॉन एल, क्योंकि अब ए टी और एल टी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये लगभग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इनिशियल और फाइनल बराबर मान कर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो टी इज इक्वल टू, रोटी की जगह पर लिख सकते हैं आर टी इंटू ए अपॉन एल, और रो नोट के जगह पर लिख सकते हैं आर नोट इंटू ए अपॉन एल। फिर ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा और बचेगा आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर है क्या? और इतने कंडीशंस के बाद हमारा ये फॉर्मूला आता है, रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर है? कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव। कुछ क्वेश्चन कर ले क्या? चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एट रूम टेम्परेचर दैट इज, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, जो किसी भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो बताइए कि कितने टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पर, दैट इज टी इज इक्वल टू वाट, कितने टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। अल्फ़ा फॉर दैट हीटिंग एलिमेंट इज टेकन एज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना लिया गया है।
बता दो भाई टी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखो काफ़ी इजी है, आप आसानी से कर लोगे। देखो समझो, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर आर टी की जगह पे लिख दो 117 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा को अभी कुछ देर के लिए अल्फ़ा छोड़ दो और डेल्टा टी को कुछ देर के लिए डेल्टा टी छोड़ दो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या मिलेगा 100 प्लस 100 इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, सही है क्या। इस 100 को इधर ले आओ, इस 100 को इधर लाओ, क्या मिलेगा 117 माइनस 100 ओके इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ से सोचो अल्फ़ा डेल्टा टी दैट इज डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। देखिए इधर इम्प्लाइज दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 117 माइनस 100, कितना बचेगा बच्चों 17 अपॉन ये 100 का 100 है ही, और अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए। अब आप अल्फ़ा का वैल्यू रखिएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 10 चला जाएगा, ये 17 से 17 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इधर हटेगा, और नीचे 10⁻⁻4 है और यहाँ पर 10⁻1 है, तो ये बनेगा 10⁻−3। और जिस दिन ये -3 ऊपर जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻3, दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000। अब आप सोचो डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, टी माइनस टी नोट, तो टी माइनस 27, बिकॉज टी नोट का वैल्यू 27 है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1000। तो ये 27 उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो टी का फाइनल वैल्यू आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है ना। चलो आप आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो आप, एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो ले लेते हैं यहाँ से। इन्होंने लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट अ आइस पॉइंट। तो एक प्लेटिनम वायर इन्होंने लिया हुआ है, प्लेटिनम वायर, और बोला कि रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है क्या, और फिर उन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट इज इक्वल टू 5.2 ओम। ऐसा मान लेते हैं, इसमें एग्जैक्ट कुछ और है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तो बताइए कि कितने टेम्परेचर पर, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जो आपका रेजिस्टेंस है इस प्लेटिनम वायर का वो 6 ओम हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बिकम 6 ओम। चलो कर लेते हैं, सिंपल है। अभी आप देखो पहले क्या दिमाग लगाओगे। बाय द वे ये क्वेश्चन बहुत जल्द खत्म हो सकता है, बट देखो ध्यान से, पहले दिमाग लगाओगे, यहाँ से तुम अल्फ़ा निकालोगे और अल्फ़ा की वैल्यू फिर इस दोनों में पुट करोगे तो वैल्यू आएगा। तो उससे एक आसान तरीका हम बताते हैं,
देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, सही है क्या। तो यहाँ से आप अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, सिर्फ अल्फ़ा के बारे में सोचना, अल्फ़ा को आर टी, थोड़ा अच्छे से एलोब्रेट करके लिख देते हैं आपके लिए। आर टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर नोट से मल्टीप्लाई करो, आर नोट प्लस आर नोट इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, सही है क्या। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन डेल्टा टी, दैट इज आर टी माइनस आर नोट अपॉन टी माइनस टी नोट, ये अल्फ़ा होता है। अब एक बात है कि प्लेटिनम वायर सिंस कांस्टेंट है, तो इन दोनों के खेल में जो अल्फ़ा आएगा इन दोनों के खेल में भी अल्फ़ा वही रहेगा, बिकॉज प्लेटिनम वायर क्या है, अल्फ़ा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दिस वायर, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अल्फ़ा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फ़ा फाइनल, अल्फ़ा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फ़ा फाइनल। ये अल्फ़ा थोड़ी बदल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बदलता है, रजिस्टिविटी बदलता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो हमने कांस्टेंट मान करके ये प्रूव किया है ना फॉर्मूला, तो ये थोड़ी बदल जाएगा, ये तो कांस्टेंट माना हुआ है। तो इस वजह से आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से समझना। आर टी की जगह पे सीधा 6 ओम ले लेते हैं यहाँ पर, 6 माइनस पहला वाला को ले लेते हैं 5 अपॉन 6 कितने टेम्परेचर पर है, टी टेम्परेचर पर, एट वाट टेम्परेचर हमें टेम्परेचर नहीं पता, तो टी माइनस, और आइस पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, आइस पॉइंट मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। भाई वाटर का आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इज इक्वल टू, इधर से वही काम करो, आर टी माइनस आर नोट, दैट मीन्स 5.2 माइनस 5 अपॉन, ये 5.2 कितने टेम्परेचर पर है, स्टीम पॉइंट पर, स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और माइनस फिर से वही आइस पॉइंट दैट इज 0। अब यहाँ से सॉल्व करके टी निकाल लो, लिखोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से आप 6 में से 5 गया 1 अपॉन टी का टी इज इक्वल टू 5.2 में से 5 गया तो 0.2 अपॉन 100, ठीक है क्या। यहाँ से उड़ा दो तो ये नीचे आ जाएगा 1000 और इसको 2 से कटा दो 500, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी का वैल्यू हो गया 500 डिग्री सेल्सियस, ख़त्म। सौ डिग्री सेल्सियस पर इस वायर का इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, ख़त्म, आंसर है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन अच्छे से समझना, क्योंकि इसे आप अगर आप बारी बारी से करते हो ना तो ये सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि एक अच्छा सवाल है, बट उतना खास है नहीं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले। एक और, या फिर होमवर्क दे देता हूँ एक, आप इसे करना। क्वेश्चन है कि आपके पास 2 वायर्स हैं जिनका लेंथ सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, रजिस्टिविटी इसका है ρ1 और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है α1, इसका रजिस्टिविटी है ρ2 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है α2। और बोला गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन between ρ1 α1
ρ1 comma alpha1 comma ρ2 and alpha2 if their resistance, their combined resistance, जैसे फिगर दिया हुआ है वैसे ही, combined resistance is independent of temperature, independent of temperature। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़्यादा यूज है इसके दुनिया दैट मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। ऐसा आप कर सकते हैं लेबोरेटरी वगैरह में। पॉइंट समझ में आया क्या? ओके, आप कोशिश करना, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। क्लियर है?